तो हम लोग बात कर रहे थे आपका, कल हम लोगों ने बात की थी अधिकारों के प्रकारों पे। कितने प्रकार के अधिकार होते हैं, इस पर हम लोगों के बीच बात हुई थी। तो हम लोगों ने देखा था अधिकारों के कई प्रकार, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार आदि आदि के रूप में हमारे सामने आए। अधिकार की परिभाषा, डेफिनेशन क्या हो सकती है अधिकार की। तो अधिकार की डेफिनेशन इस रूप में हुई थी कि अधिकार एक प्रकार का दावा है जिसे मनुष्य समाज के प्रति रख रहा है, और इस दावे को वो रख इसलिए रहा है क्योंकि इस दावे से उसे लाभ होना है, और समाज उसके इस दावे को मान्यता इसलिए दे रहा है क्योंकि स्वयं समाज का लाभ, यह भी उस दावे की पूर्ति इससे होना है। तो जो डेफिनेशन थी ये अधिकार की डेफिनेशन थी, ये विधिक अधिकार की डेफिनेशन नहीं थी। विधिक अधिकार की डेफिनेशन तो अलग है, और विधिक अधिकार तो अधिकार का एक स्वरूप या प्रकार है। अधिकार के तो अनेकों प्रकार थे, उसमें मूल अधिकार भी था, उसमें मानव अधिकार भी था, उसमें प्राकृतिक अधिकार भी था, उसमें नैतिक अधिकार यह भी था, और सारे भिन्न भिन्न रूप में हमारे सामने थे, सब एक जैसे नहीं थे। इवन विधिक अधिकार और मूल अधिकार भारत के संदर्भों में देखें तो दोनों प्रवर्तनीय, दोनों इन्फोर्सेबल, लेकिन फिर भी दोनों में भेद। विधिक अधिकार उत्पत्ति किसकी? कानून की। और मूल अधिकार उत्पत्ति किसकी? संविधान की। और संविधान में भी जितने अधिकार, सारे के सारे मूल अधिकारों, ऐसा भी नहीं। संविधान में भी मूल अधिकारों के चैप्टर में, यानी भाग 3 में जिन अधिकारों का वर्णन हो रहा है केवल वही मूल अधिकार, और इन्फोर्सिबिलिटी दोनों में है, विधिक अधिकारों में भी और मानव आपका मूल अधिकारों में भी। लेकिन फिर भी विधिक अधिकार मूल अधिकारों की तुलना में कमतर है। क्यों? मूल अधिकार इसके प्रवर्तन हेतु गारंटीड फंडामेंटल राइट ये आपको दिया गया, और यू कैन फाइल द पिटीशन एकदम कहां? सुप्रीम कोर्ट में। जबकि विधिक अधिकार इनके प्रवर्तन हेतु आप विवश हैं प्रक्रिया की विधियों के द्वारा कि सबसे निचले न्यायालयों में अपने वाद को प्रस्तुत करें। तो इन्फोर्सिबिलिटी इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्फोर्सेबल दोनों होंगे, लेकिन इसके बाद भी देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट। समाप्त होने के दृष्टिकोण से देखें, छोड़ने के दृष्टिकोण से देखें, हर दृष्टिकोण से फंडामेंटल राइट की प्रास्थिति उच्च दिखाई देती है, उनका स्टेटस सुपीरियर दिखाई देता है। प्रास्थिति की अंग्रेजी स्टेटस होती है। फंडामेंटल राइट का जो स्टेटस है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, लीगल राइट नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब, और अधिकार दोनों, ऐसा दावा ये दोनों है जिसकी आवश्यकता मनुष्य को अपने लाभ के लिए है, और दोनों समाज के विरुद्ध है, और दोनों को समाज मान्यता इसलिए दे रहा है क्योंकि स्वयं समाज का भी उसमें लाभ है। प्रकृति के दृष्टिकोण से देखें, मानव अधिकार, वो मूल अधिकार कैसे? नकारात्मक, और विधिक अधिकार सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। हर दृष्टिकोण से हम लोगों ने मानव अधिकार, मूल अधिकार, इसके बीच फर्क देखा था। मानव अधिकार सच प्रवर्तनीय हो जाए हिंदुस्तान में नहीं,
एज सच मानवाधिकार के रूप में, तो वो एक नैतिक मानदंड यही स्थापित कर रहा है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हां, उसका उपयोग हिंदुस्तान में मानव अधिकार अधिनियम 1993 के माध्यम से संभव जरूर बनाया। और वह उपयोग क्या है? उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, और जो समय समय पर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल आ रहे हैं, उनमें जो वर्णित मानवाधिकार है, यदि भारत के न्यायालयों के द्वारा जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति की गरिमा का अधिकार और समता का अधिकार, इनके भाग रूप में उनको मान्यता दे दी जाएगी, तो वे भारत में प्रवर्तन के योग्य बन जाएंगे। और जब उस दशा में प्रवर्तन के योग्य बनेंगे तो मूल अधिकार के भाग के रूप में प्रवर्तन के योग्य हो जाएंगे। मानव अधिकार के रूप में उनका प्रवर्तन हो, ये नहीं है। तो हिंदुस्तान में मानव अधिकारों का उपयोग राज्य के लिए नैतिक मानदंड के साथ साथ नागरिकों के मूल अधिकारों के, ठीक है, विशदीकरण के लिए, ठीक है, एक स्रोत के रूप में यह जरूर हुआ है। और इस सोर्स का उपयोग करके हम लोगों ने देखा था कि नीलवती बेहरा, रुदल शाह, ठीक है, भीम सिंह, सेबेस्टियन ए मांगरे, इन सारे मुकदमों में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकर यह देना शुरू किया था। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट, उसमें यह लिखा है कि इस प्रसंविदा, इसके अंतर्गत जिन मानव अधिकारों को मान्यता मिली है, उनके वायलेशन की दशा में प्रतिकर दिया जा सकता है। यद्यपि भारत सरकार ने उस ट्रीटी पर जब साइन किए, उस प्रसंविदा पर जब साइन किए, तो इस रिजर्वेशन के साथ किए कि हमारे यहां यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम कंपनसेशन देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। लेकिन इस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने इस रूप में पढ़ा कि रिजर्वेशंस एक्सेप्शंस में लागू होते हैं, अपवादिक स्थितियों में लागू होते हैं। सामान्य नियम यही रहेगा, यू मस्ट पे द कंपनसेशन। तो यहां मानव अधिकारों का उपयोग मानव अधिकार के रूप में नहीं, बल्कि मूल अधिकारों के विस्तृत किए जाने के लिए यह किया गया। और जब हम लोगों ने देखा था कि मानवाधिकार फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के मानवाधिकार हम लोगों ने देखे थे काय से संबंधित है? व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा इससे संबंधित है। और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित जो फर्स्ट जनरेशन मानव अधिकार थे, उनमें भी दो हो गए थे, एक व्यक्ति की गरिमा से और दूसरा सभ्य एवं शिष्ट जीवन स्तर, इससे संबंधित। सभ्य एवं शिष्ट जीवन स्तर, इससे संबंधित जो मानव अधिकार, वो कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, संस्कृति की रक्षा, इस सबसे संबंधित है। फिर सेकंड जनरेशन मानव अधिकार आए थे जो जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित है। और फिर थर्ड जनरेशन मानव अधिकार थे जिनका स्रोत कहां हमने पाया था? इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का आर्टिकल 28। और उसमें कहा था कि वी आर कमिटेड टू डेवलप सच ए, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्डर जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः मानव अधिकारों का उपभोग कर सके। तो सॉलिडरिटी राइट, सामूहिक अधिकार या समूह के अधिकार जो थर्ड जनरेशन मानव अधिकार माने गए हैं, ये इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट से आए, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट थे, इनमें सभ्य एवं शिष्ट जीवन स्तर से संबंधित जो मानव अधिकार थे, वे भारतीय संविधान में किसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल हुए, ठीक है ना। जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट है और जो सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट है, वो हिंदुस्तान के संविधान में कहां शामिल है? आपका
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक, इस रूप में उन्हें स्थान मिला, लेकिन मानव अधिकार के रूप में नहीं मिला। मानव अधिकार के रूप में भारत के संविधान में, यह भारतीय विधि व्यवस्था में मानव अधिकार के रूप में इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आदि दस्तावेजों में वर्णित मानव अधिकार मान्य नहीं हुए। यद्यपि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के रूप में फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स को, जो दो भागों में बटे हुए हैं, ठीक है, मानवाधिकार और मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के रूप में मान्यता मिली है, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट के बारे में हमने कहा था वे प्रकृति से कैसे हैं नकारात्मक, तो फंडामेंटल राइट भी हमारे यहां प्रकृति से कैसे हैं नकारात्मक, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट में से कुछ और सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट ये कैसे सकारात्मक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हमारे यहां सकारात्मक है प्रकृति से, वे राज्य पर कुछ करने का दायित्व ये रखते हैं। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था यह निर्मित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये सभी संस्थाओं में अनुप्राणित हो। इस ढंग की बात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में लिखी हुई है। लेकिन मानव अधिकार के रूप में कोई प्रवर्तन उन मानव अधिकारों का जो इन दस्तावेजों में वर्णित हैं हिंदुस्तान में नहीं है। इतना जरूर कहा मानव अधिकार अधिनियम 1993 में धारा 12 में, जहां मानव अधिकार को परिभाषित किया हिंदुस्तान में, तो यही कहा कि वे अधिकार जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में वर्णित और भारत में न्यायालयों के द्वारा जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है, और आपका व्यक्ति की गरिमा का अधिकार, इनके भाग के रूप में मान्यता पा गया, परिवर्तन करा दिया गया, तो फिर तो वो फंडामेंटल राइट के रूप में होगा। और ये हम लोगों ने देखा भी। तो यहां मानवाधिकार मूल अधिकारों के विस्तृत किए जाने के लिए स्रोत के रूप में इनका उपयोग हुआ है। और कुछ मूल मानवाधिकार हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के रूप में पढ़ लिए गए। तो हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तो ये देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए भी अगर किसी मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया तो उसे युक्त संगत प्रतिबंध मानकर, ठीक है, स्वीकार किया गया विधिक व्यवस्था के द्वारा। और इस तरह राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को भी कहीं ना कहीं प्रवर्तनीय नहीं बना दिया, प्रवर्तनीय सा बना दिया। तो हिंदुस्तान में मानव अधिकारों का यही उपयोग है। तो अधिकार एक अलग बात है, अधिकार का कोई भी प्रकार हो सकता है। अधिकार सिर्फ विधिक अधिकार के रूप में हमारे सामने होगा, बिल्कुल नहीं। अधिकार किसी भी स्वरूप में हमारे सामने हो सकता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? विधिक अधिकार। हमें विधिक अधिकार को समझना होगा। विधिक अधिकार खुद में क्या है? क्योंकि विधिक अधिकार एक संकल्पना है। यह शब्द जैसे ही उच्चारित होता है वैसे ही आपके दिमाग में कुछ रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो कुछ रिफ्लेक्ट करता है वो आखिर क्या चीज है उसको डिफाइन करना, यह जूरिस्प्रूडेंस का काम है। देश का सामान्य कानून आपको यह बताएगा आपका क्या अधिकार है। आपका अधिकार है कि आपकी संपत्ति कोई न ले, लेकिन आपका यह अधिकार क्यों है कि आपकी संपत्ति कोई न ले? क्यों है आपका अधिकार? क्योंकि संपत्ति सुखी जीवन का आधार है, और
चूंकि वो सुखी जीवन का आधार है, इसलिए व्यक्ति उसे अपने श्रम के द्वारा अर्जित करता है। और चूंकि व्यक्ति ने अपने श्रम के द्वारा अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए संपत्ति का अर्जन किया है, इसलिए उसे उसका लाभ मिलना चाहिए। और समाज में संपत्ति का अर्जन यह तभी हो सकता है जब शांति रहे, क्योंकि शांति के अभाव में संपत्ति का अर्जन करने के लिए कोई उद्यम, कोई उद्योग नहीं चल सकता। और यह शांति तभी रहेगी जबकि क्या हो, कोई किसी की संपत्ति लेने का प्रयत्न न करे, क्योंकि अगर लेगा तो दूसरा नाराज तो जरूर होगा। इसलिए दूसरे को बंधन अधिरोपित करने वाले नियम के द्वारा रोका जाना चाहिए कि वो किसी की संपत्ति ना ले पाए। तो आईपीसी या कोई दांडिक विधि वो सिर्फ ये बताएगी कि आपका विधिक अधिकार क्या है, लेकिन वो विधिक अधिकार क्यों है और विधिक अधिकार वो आपका है इस कारण से आपको कौन सी स्थिति ये प्राप्त है, ये बताना जूरिस्प्रूडेंस का काम होगा। बेंथम परिभाषित करता है, बेंथम कहता है कि आपको विधिक अधिकार है। इस बात का मतलब क्या है? वो कहता है इस बात का अर्थ है कि आपको एक ऐसी लाभदायक स्थिति प्राप्त है जिसमें आप लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। हमने आपसे शुरुआत में चर्चा की थी कि अधिकारों की जो अवधारणा है इसका अध्ययन 3 तरह से हुआ है, अर्थात अधिकार की अवधारणा के 3 पहलू हैं, 3 डायमेंशंस हैं। और उन 3 डायमेंशंस में से प्रत्येक डायमेंशन का अध्ययन ये एक धारा के विचारकों ने किया है। और उनमें से एक डायमेंशन क्या है? हकदारी। वो व्यक्ति जो अधिकार का हकदार है, वो हकदार होने के नाते किस चीज का हकदार है, इस पहलू का अध्ययन, यही हकदारी के पहलू का अध्ययन है अधिकार के। दूसरा, सामाजिक अधिकारों के स्रोत के रूप में, ठीक है, आपका सकारात्मक विधि और नैतिकता द्वारा प्रदान अधिकारों का अध्ययन। अधिकार सामाजिक यानी आप किसी अधिकार के हकदार हैं, इसके नाते आप क्या पाने के हकदार हैं, इनफैक्ट इस चीज का अध्ययन। और तीसरा, अधिकार के इस पहलू का अध्ययन कि ये क्या है, ये एक, ठीक है, आपका मॉरल ऑब्लिगेशन को सेट करने की स्थिति का नाम है जिसका उल्लंघन राज्य के द्वारा अपेक्षित नहीं है। ये 3 पहलू हैं। बेंथम हकदारी के तत्व का, ठीक है, अध्ययन कर रहा है। वो कहता है अधिकार क्या है, विधिक अधिकार क्या है। आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में जेके नहीं, ये तो सब पे हल्का कंपटीशन है कानून की दुनिया का, ऐसा हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यद्यपि आपको सुनने में यह बात बड़ी अजीब सी लगेगी और ऐसा लगेगा मानो हम बड़ी कोई गर्वोक्ति कर रहे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि ये बड़ा हल्का कंपटीशन है। नहीं, जब आप आगे बढ़ेंगे कानून की दुनिया में तो खुद देखेंगे ये बहुत हल्का कंपटीशन है, कोई बहुत कठिन कंपटीशन नहीं है। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस ये जे के लिए तो कम चाहिए और अन्य कंपटीशंस में ये बहुत ज्यादा चाहिए। और अन्य कंपटीशन से आपसे विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं पूछी जाती और आप परिभाषाएं रटते हैं। रटना बिल्कुल नहीं है, रटने की जरूरत ही नहीं है।
रटने की क्या जरूरत? डेफिनेशन के अवयव याद करिए, वो इतना खूबसूरत है कि दिमाग में एज सच फिक्स होता चला जाता है। बेंथम कहता है कि आपको विधिक अधिकार है, अर्थात आपको हकदारी है किस पर? एक लाभ पर। विधिक अधिकार एक प्रकार का लाभ है जो एक मनुष्य को अधिकार का हकदार होने के कारण से प्राप्त है, और दूसरा मनुष्य इस मनुष्य को यह लाभ प्रदान करने के कर्तव्य के अधीन है। क्यों? क्योंकि विधिक नियम ही नहीं तो उत्पीड़क विधिक नियम के द्वारा उस पर यह दायित्व तो रखा गया है कि वह इस मनुष्य के लाभ में कोई हस्तक्षेप न करे। वो कहता है विधिक अधिकार का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने का हक है, और उसे ये जो लाभ प्राप्त करने का हक है, ये दूसरे मनुष्य को उत्पीड़क विधिक नियम के द्वारा बाध्य करके लाभ प्राप्त करने का हक है। इसलिए ये अब जब इस डेफिनेशन की हम, ठीक है, इस डेफिनेशन का जब एनालिसिस विश्लेषण करते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। वो कहता है कि अधिकार का अस्तित्व कब होगा? जब एक व्यक्ति लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो और दूसरा उत्पीड़क विधिक नियम के द्वारा उसके इस लाभ को मान्यता देने के लिए विवश और मजबूर हो, तभी विधिक अधिकार का अस्तित्व हो सकता है। और उत्पीड़क विधिक नियम के द्वारा शारीरिक बल के द्वारा उत्पीड़न नहीं, ताकत के बल पर उत्पीड़न नहीं, जिस तरह से गुंडे करते हैं, मसल पावर के आधार पर आपको विवश कर दें, तब अधिकार नहीं है, तब तो शोषण है, तब तो गुंडागर्दी है। उत्पीड़क विधिक नियम से अन्यथा भी लोगों के द्वारा उनके लाभ के लिए काम करने को विवश और मजबूर किया जाता है, लेकिन इस स्थिति को अधिकार का प्रदान किया जाना नहीं कहा जाता, इस स्थिति को गुंडागर्दी कहा जाता है, इस स्थिति का नाम अराजकता है। इसीलिए बेंथम ने यह कहा उत्पीड़क विधिक नियम, उत्पीड़न तो है लेकिन विधिक नियम के द्वारा उत्पीड़न है, और विधि का अस्तित्व यह राज्य से पृथक नहीं हो सकता। और चूंकि उत्पीड़क विधिक नियम के द्वारा दूसरा विवश किया जा रहा है, इसका मतलब प्रवर्तनीयता के तत्व को बेंथम अलग नहीं कर पा रहा है विधिक नियम से। इसका मतलब बेंथम समर्थक हो गया है। राज्य कानून और प्रवर्तनीयता के तत्व से उत्पन्न विधिक अधिकार की अवधारणा का, इसका मतलब बेंथम समर्थक है। इसका मतलब यह हुआ कि बेंथम राज्य प्रवर्तनीयता इससे अलग हटकर विधिक अधिकार की कोई कल्पना ये कर ही नहीं रहा। और चूंकि कहता है विधिक, ठीक है, उत्पीड़क विधिक नियम, इसका मतलब आज्ञापकता, यह तत्व भी उसके अंदर आ गया है। तो बेंथम की डेफिनेशन को देखें तो ये तत्व सहज नजर आ जाते हैं। इन तत्वों को देखने के लिए कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तत्व नजर तब आएंगे जबकि बुद्धि को खोलकर होश के साथ पढ़ेंगे। अगर बेहोशी में पढ़ेंगे तो फिर कुछ भी नजर नहीं आएगा। इतने रटिए नहीं, समझिए, समझने की बात है। अब बेंथम की बात को आगे बढ़ाएं। बेंथम कहता किसी व्यक्ति का अधिकार तभी है जब वो अपना लाभ सुरक्षित कर सकता हो, दूसरे को उत्पीड़क विधिक नियम के द्वारा विवश करके
इसका मतलब दूसरे पर कर्तव्य अधिरोपित करके वो अपने अधिकार को जब सुरक्षित करता है, अपने लाभ को जब सुरक्षित करता है, तो उसका अधिकार है, यह कहा जाता है। बेंथम यह कहना चाहता है। इसके मतलब बेंथम कर्तव्य को अधिकार का सहवर्ती मानता है। और अगर विस्मर्शा पढ़ दें तो बेंथम यह कहना चाहता है कि अगर किसी में कर्तव्य नहीं है तो अधिकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकार है तो कर्तव्य होगा, तो कर्तव्य है तो अधिकार भी होना चाहिए। भाई अधिकार कर्तव्य सहवर्ती हो गए ना, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। और जब इस स्थिति को हम समाज में देखना चाहते हैं तो हमें स्थिति उलट दिखाई देती है। और हमने सुबह भी कहा, हम पहले भी कहते रहे हैं कि सिद्धांत जब प्रयोग की कसौटी पर आए और सिद्धांत द्वारा जो परिणाम वर्णित किए गए हैं वे परिणाम उत्पन्न न हो तो स्वयं सिद्धांत ये फेल हो जाएगा। एलोपैथ का सिद्धांत कहता है कि आइब्रूफेन और पैरासिटामोल ये कॉम्बिनेशन किसी को दिया जाए तो उसके बुखार का और बदन दर्द का अंत होना चाहिए। अगर हम उसे आइब्रूफेन और पैरासिटामोल दें और ऐसा न हो तो एलोपैथ का यह सिद्धांत सत्य नहीं रह जाता, यह असफल हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता है वस्तु ऊपर से नीचे फेंकिए, नीचे जानी चाहिए, वो ऊपर चली जाए तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी फेल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सच नहीं है। तो बेंथम की इस उक्ति को, बेंथम की इस बात को कि अधिकार है तो कर्तव्य होगा, अर्थात कर्तव्य है तो अधिकार भी होगा, जब हम समाज की लैब में, समाज की प्रयोगशाला में जब इस अधिकार का परीक्षण करते हैं तो ये सत्य नहीं रहता है। हमने कहा था कि आप सड़क पर जा रहे हैं, छोटा बच्चा है, ठीक है, दौड़ रहा है, आप उसके थप्पड़ मारने तक की स्थिति में आ जाते हैं कि क्या कहकर, चोट लगेगी तेरे। आप उसके संरक्षक तो नहीं है, आपका नैतिक दायित्व तो नहीं है उसे बचाने का। और कई बार तो उसे बचाने के चक्कर में खुद चोट खाते हैं, ठीक है, होता है, रोज होता है। बच्चा एकदम भाग पड़ा, आपको लगता है बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, खुद चोट लगने का रिस्क उठाकर भी आप कैसे भी रोकते हैं कि उसे चोट ना लगे। बच्चा डूब रहा है, आप बहुत अच्छा तैरना जानते हैं, आप बचाते हैं, जबकि कोई कर्तव्य आपका नहीं है उसे बचाने का, ठीक है ना। और न उस बच्चे का अधिकार है कि आप उसे बचाएं, आप ना बचाएं कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहना, ये और ये कर्तव्य आपके कौन से कहे जाते हैं, नैतिक कर्तव्य। ये कौन से कर्तव्य है आपके, नैतिक कर्तव्य। और बेंथम तो नैतिक अधिकारों का ही विरोधी है। बेंथम तो कहता नैतिक अधिकार नाम की कोई चीज ही नहीं, और जब नैतिक अधिकार रहे तो नैतिक कर्तव्य नहीं, ये हो ही नहीं सकते। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि बेंथम नैतिक अधिकारों का विरोधी है, और जब नैतिक अधिकारों का विरोधी तो नैतिक कर्तव्य नहीं हो सकता। और यहां नैतिक कर्तव्य दिखाई दे रहा है, या उत्पीड़क विधिक नियम के द्वारा आप, ठीक है, इस कर्तव्य के अधीन किए गए हो, ऐसा कुछ तो है नहीं, फिर भी आप बच्चे को बचाते हैं। तो ये जो नैतिक कर्तव्य और नैतिक अधिकार, ये जो अवधारणा है जिसे बेंथम ने नकारा है और सिर्फ विधिक अधिकार की अवधारणा को स्वीकार किया, बेंथम की यह मान्यता समाज के स्तर पर ठीक नहीं दिखाई देती। और फिर एक और उदाहरण है जो बेंथम के सिद्धांत की अपूर्णता की ओर इशारा यह करता है, और वो
अपूर्ण अधिकारों से संबंधित है। अपूर्ण अधिकार वे कहलाते हैं, अपूर्ण अधिकार की जो अवधारणा है वो, अपूर्ण अधिकार हम किस अधिकार को कहते हैं? जो अधिकार के तौर पर मान्य है किंतु जिसके उल्लंघन की दशा में कोई उपचार ये आपके पास नहीं है, उस अधिकार को हम अपूर्ण अधिकार कहते हैं। जैसे इसका सबसे बेहतर और लोकप्रिय उदाहरण जो है वो काल बाधित ऋण, टाइम बार्ड लोन, ये है। कानून क्या कहता है कि आपने किसी को पैसा वापस देना है जो आपने उधार के तौर पर उससे लिया था। तो अगर आप वापस करने से इनकार कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष के भीतर आपके विरुद्ध मुकदमा संस्थित करके अपने उस ऋण को वापस प्राप्त कर लेना चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं करता है तो 3 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात उसका ऋण क्या मान लिया जाएगा? काल बाधित ऋण। लेकिन ऋण माना जाएगा, ऋण माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 वर्ष बाद आप ऋण हो जाए, यह नहीं होगा। ऋण रहेगा। यह जरूर है कि काल की बाधा से वो बाधित हो जाएगा, लेकिन ऋण रहेगा। और इस कॉन्सेप्शन का जो प्रभाव और परिणाम होगा वो क्या? वो प्रभाव और परिणाम यह होगा कि अगर आप अपनी इच्छा से उस व्यक्ति को उसका ऋण वापस कर दें तो आप यह कहकर कि उसका ऋण काल बाधित था और हम भूल से वापस कर गए, उससे वो ऋण वापस प्राप्त करने का हक नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऋण उसका था, यद्यपि काल की बाधा के कारण वो आपसे वसूल नहीं सकता था, लेकिन चूंकि आपने खुद दे दिया तो वसूलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो उसके अधिकार का सम्मान भी हो गया और काल की बाधा ने कोई बाधा यह भी उत्पन्न नहीं की। इसलिए काल बाधित ऋण है, किंतु उसका, ठीक है, उसके साथ जो उपचार था वो खत्म हो चुका है। इसलिए अब वो काल बाधित ऋण अपूर्ण अधिकार की श्रेणी में आ गया। अपूर्ण अधिकार की श्रेणी में आ गया हो, अधिकार तो है, अपूर्ण भले ही है लेकिन अधिकार तो है। और बेंथम कहता है कि अधिकार हो ही नहीं सकता जब तक कर्तव्य न हो। तो कर्तव्य तो खत्म हो गया भाई, कर्तव्य तो खत्म हो गया क्योंकि टाइम बीत चुका है, कर्तव्य खत्म। अब उत्पीड़क विधिक नियम के द्वारा आप उसे मजबूर नहीं कर सकते अपना पैसा देने के लिए। उत्पीड़क विधिक नियम के द्वारा निर्धारित उसका कर्तव्य खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी अधिकार है। और बेंथम इस स्थिति को मान्यता देता ही नहीं। ठीक है, तो बेंथम की आलोचना इन 2 बिंदुओं पर होती है। लेकिन इसके बाद भी हम बेंथम को बेवकूफ नहीं कह सकते। विचारक कोई बेवकूफ नहीं होता, उसके अध्ययन का अपना क्षेत्र होता है, उसके अध्ययन का अपना विषय बिंदु होता है। बेंथम ने विधिक अधिकार के एक पहलू की विवेचना की और विधिक अधिकार के कॉन्सेप्शन को हमारे सामने कुछ हद तक तो रखा ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यानी विधिक अधिकार का एक पहलू ये तो उसने उजागर किया ही, और इस रूप में उसकी भूमिका को नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता। बेंथम के ही शिष्य हैं ऑस्टिन, और जब ऑस्टिन बेंथम के ही शिष्य हैं तो बेंथम की अपेक्षा ऑस्टिन में कुछ सुधार यह अवश्य दिखाई देगा। लेकिन ऑस्टिन बेंथम से बहुत अलग नहीं जाएंगे, क्योंकि नो डाउट शिष्य गुरु से ज्यादा विद्वान हमेशा होता है।
सदा और सर्वदा ऐसा ही हुआ है। अर्जुन द्रोणाचार्य की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान माने गए। ठीक है, क्योंकि एडिशनल ताकत लेकर अगर आप अपने शिष्य के सामने खड़े हैं तो फिर ठीक है, आपको ठीक आदमी नहीं कहा जा सकता। द्रोणाचार्य तो इस वरदान के साथ खड़े हैं अर्जुन के सामने कि जब तक उनके हाथ में धनुष और बाण है। अच्छा, युद्ध क्षेत्र में आदमी के हाथ में शस्त्र नहीं होगा तो क्या फूल माला होगी? ठीक है, और वरदान आपको यह है कि युद्ध क्षेत्र में जब तक उनके हाथ में शस्त्र है कोई उन्हें पराजित ही नहीं कर पाएगा। तो बहुत अच्छे, ये तो परिणाम पहले से निश्चित है। अरे भाई, युद्ध क्षेत्र में कोई माला लेके तो जाएगा नहीं, धूप बत्ती अगरबत्ती लेके तो जाएगा नहीं। इसका मतलब दुर्योधन, ठीक है, द्रोणाचार्य से युद्ध करना बेकार है, जीतेंगे तो वही। और बराबरी पे युद्ध हो रहा है तो द्रोणाचार्य के धनुष और बाण नीचे रखवाओ, फिर बात हो। अरे भाई, भीष्म बोले इच्छा मृत्यु का वरदान लिए खड़े, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जब तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती तो युद्ध में तय है दूसरे के हाथ। ठीक है, तो ये इच्छा मृत्यु का वरदान अगर लेकर तुम अर्जुन की तरह खड़े हो ना, अर्जुन तो भगवान के आश्रय, ठीक है, युद्ध के मैदान में है, तुम भी भगवान के आश्रय खड़े हो और फिर बराबरी पर बात करो। ठीक है ना? तो सवाल यह है कि अर्जुन से लेकर सिकंदर तक कोई अपने गुरु से ज्यादा विद्वान और बुद्धिमान होगा, ये तय है। तो उनसे ज्यादा सामर्थ्यवान हमेशा होगा, और इसीलिए अर्जुन ज्यादा सामर्थ्यवान है इन सब की अपेक्षा। लेकिन वो अपने गुरु से बहुत कम अलग हटेगा। अलग तो हटेगा लेकिन बहुत कम अलग हटेगा। ऑस्टिन के साथ भी ठीक यही चीज दिखाई दे रही है। ऑस्टिन ने भी हकदारी के तत्व की विवेचना की और विधिक अधिकार को एक शक्ति के रूप में परिभाषित किया। बेंथम ने लाभ के रूप में परिभाषित किया है और ऑस्टिन ने शक्ति के रूप में परिभाषित किया है विधिक अधिकार को। ये चीजें देखते रहना चाहिए। आपसे एग्जामों में यही पूछा जाएगा। ऑस्टिन ने कहा है कि विधिक अधिकार ये इनफैक्ट क्या है, विधिक अधिकार एक शक्ति है और ये शक्ति जिसे प्राप्त है, अर्थात जो अधिकार का धारक, वो इस शक्ति के प्रभाव से, इस शक्ति के परिणाम से किस चीज का अधिकारी हो जाता है? दूसरे की इच्छा को नियंत्रित करने का अधिकारी हो जाता है। इस शक्ति का प्रभाव और परिणाम ऐसा है कि यह शक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है वो दूसरों की इच्छा को नियंत्रित करने की स्थिति इसमें आ जाता है। इस रूप में विधिक अधिकार को ऑस्टिन ने डिफाइन किया है और इस रूप में देखें तो बेंथम लाभ मानता है विधिक अधिकार को और ऑस्टिन ताकत मान रहा है, क्षमता मान रहा है। ये शक्ति है, ऐसा ऑस्टिन कहता है। और जब ऑस्टिन यह कह रहा है कि यह शक्ति है जिसके आधार पर आप एक ताकत प्राप्त कर लेते हैं कि आप दूसरों के कार्यों को नियंत्रित कर सकें, तो इसका मतलब यह हो गया कि ऑस्टिन भी राज्य, विधि, आज्ञापकता और प्रवर्तनीयता इन तत्वों से अलग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो भी राज्य को जरूरी मान रहा है और ये शक्ति विधिक नियमों से प्राप्त होगी, इसलिए ठीक है, विधि इसको जरूरी मान रहा है। और चूंकि दूसरे की क्षमताओं को नियंत्रित किसकी सहायता से, राज्य की सहायता से किया जाएगा, इसलिए आज्ञापकता और इन्फोर्सिबिलिटी ये तत्व ऑस्टिन में भी आ गए। ऑस्टिन में विधिक संकल्पना अधिकार की, यह राज्य, विधि इससे अलग होकर, प्रवर्तनीयता और आज्ञापकता के तत्वों से अलग होकर इस संकल्पना को देख नहीं पा रहा है।
और वो भी अधिकार कर्तव्य इसको सहवर्ती अवधारणा मान रहा है, क्योंकि कहता है ये शक्ति है जिसके आधार पर आप दूसरे को नियंत्रित करने की क्षमता ये अर्जित कर ले। तो जब दूसरे को नियंत्रित करने की क्षमता अर्जित कर ली आपने, इसके मतलब उसमें कर्तव्य उत्पन्न हो गया, वो कर्तव्य के अधीन आ गया है। तो अधिकार कर्तव्य की सहवर्ती अवधारणा इससे अलग ऑस्टिन भी नहीं हो पा रहा, और इस रूप में बेंथम के समान है वो। बेंथम तो बिल्कुल अलग नहीं गया, और इसीलिए बेंथम जैसी आलोचना उसकी भी होगी। वो भी अपूर्ण अधिकारों के प्रश्न पर मौन हो जाएगा कि अधिकार जिसके संबंध में प्रवर्तन के अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, यानी प्रवर्तन काहे से कराते हैं आप? उपचार से। कालबाधित ऋण की दशा में उपचार आपके पास नहीं होता, अर्थात कालबाधित ऋण को इन्फोर्सेबल वो नहीं होता, उसको प्रवर्तनीयता का तत्व नहीं होता, लेकिन ऋण तो होता है। इसके मतलब अधिकार के लिए अधिकार के साथ प्रवर्तन का तत्व जुड़ा होना यह जरूरी नहीं है। जो प्रयोग से निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है, जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं उस प्रैक्टिकल से जो बात निकल रही है वो बात तो यह है कि अधिकार की अवधारणा अस्तित्व में आए, इसके लिए प्रवर्तनीयता का तत्व अधिकार के साथ जुड़ा हो यह आवश्यक नहीं, क्योंकि हमने देखा कालबाधित ऋण के ठीक है उदाहरण में प्रवर्तनीयता का तत्व नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी वो अधिकार है। तो इसलिए अपूर्ण अधिकार, इसकी व्याख्या ऑस्टिन भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये लोग आज्ञापकता, प्रवर्तनीयता, राज्य की मान्यता, इससे अलग अधिकार को देख ही नहीं पा रहे हैं। और समाज की प्रयोगशाला वो ये साबित कर रही है कि प्रवर्तनीयता का तत्व तो जरूरी नहीं। इस रूप में ऑस्टिन भी कमतर दिखाई दे रहा है। एक और स्थिति, ऑस्टिन कहते हैं कि अधिकार क्या है? एक ताकत, एक शक्ति है, और इस ताकत का धारक जो है दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम और समर्थ होता है। वो दूसरे के कार्यों को नियंत्रित कर सकता है अपनी क्षमता से, अर्थात दूसरे कुछ करेंगे या दूसरे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना? दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे कुछ करेंगे या दूसरे कुछ नहीं करेंगे, इसका निर्णय वो करेगा जिसके पास अधिकार है। बात उलट जाए, गणित की भाषा में कहें तो LHS इक्वल टू RHS है, तो RHS इक्वल टू LHS ये होना चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि अधिकार एक शक्ति है और शक्ति का धारक दूसरे की इच्छा को नियंत्रित करने की स्थिति में होता है, अर्थात अगर एक में अधिकार होता तो जिसकी शक्ति नियंत्रित हो रही, जिसकी इच्छा नियंत्रित हो रही, उसमें कर्तव्य है। तो बात यह आ जाती कि अगर किसी का कर्तव्य है कुछ करना तो वो किसी न किसी के अधिकार के अधीन है, फिर तो बात यह आएगी, अरे भाई जब अगर अधिकार है किसी के पास तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास ताकत है कि वह किसी न किसी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करेगा, अर्थात किसी न किसी को कुछ करने के लिए कुछ न करने के लिए विवश कर देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कुछ करने या न करने के लिए विवश दिखाई दे रहा है
तो ये व्यक्ति किसी न किसी के प्राधिकार के, किसी न किसी के अधिकार के अधीन है, ये भी तो कहा जाएगा। अरे भाई, जब स्थिति यह है कि कोई ताकत रखेगा तभी वो दूसरे के अधिकार, दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करेगा, तभी वो दूसरे को इस बात के लिए विवश करेगा कि वो कुछ करे या न करे। ठीक है, जब किसी के पास अधिकार होगा तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आप ऐसी जगह से खड़े, ऐसी जगह पर खड़े हो जिस जगह से आपको दोनों लोग दिखाई देते हो, वो भी दिखाई देता हो जिसके पास ये ताकत है कि वो दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर ले, और वो व्यक्ति भी दिखाई देता हो जिसके कार्यों पर नियंत्रण होता दिख रहा है। आप ऐसी जगह पर भी खड़े हो सकते हैं जहां इन दोनों में से एक ही आपको दिखाई देता है, दूसरा छुपा हुआ है, ढका हुआ है आपकी दृष्टि से, आपको दिख रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके कार्यों पर नियंत्रण है किसी और का, अर्थात वो कुछ करने या न करने के लिए विवश है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि कोई है समाज में जो कुछ करने या न करने के लिए विवश है। तो सीधी सी बात है, जब ऐसा है इसके मतलब यह हुए कि भले ही हमें वो न दिखाई देता हो जिसने इसे कुछ करने या न करने के लिए विवश किया है, लेकिन कोई है जरूर, बिना किसी के हुए ये कुछ करने या न करने के लिए विवश क्यों है, इसका मतलब कोई है तो जरूर। वो हमें दिखता है नहीं दिखता ये एक अलग बात है, ठीक है ना, बात तो ऐसे भी चलेगी। तो एक उदाहरण दिया गया है, कहा गया कि जब मृत्युदंड दे दिया जाता है तो जेलर विवश है कैदी को ठीक है मृत्युदंड देने के लिए, यानी जेलर के कार्यों पर नियंत्रण है कैदी का, तो क्या कैदी के बारे में यह कहा जाए कि उसे मृत्युदंड पाने का अधिकार है? ठीक है भाई, ये तो नहीं कहा जा सकता, ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है कि कैदी को मृत्युदंड पाने का अधिकार है, क्योंकि अधिकार और दायित्व तो अलग अलग बातें हैं। मृत्युदंड दायित्व है, इसे अधिकार की तरह कैसे रख देंगे? भाई, अधिकार स्वतंत्रता हो सकता है, अधिकार विशेषाधिकार हो सकता है, अधिकार कुछ भी हो, लेकिन अधिकार दायित्व तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, और कैदी को मृत्युदंड देने के लिए जेलर विवश है, तो जेलर विवश है, ठीक है, तो उसके कार्यों पर नियंत्रण है किसका? कैदी का, क्योंकि कैदी को ही मृत्युदंड देगा ना, तो कैदी का क्या अधिकार है ये कहा जाए? ये बड़ी ठीक है आपका रिडिक्यूलस सिचुएशन, जिसे हास्यास्पद स्थिति ये कहा जाए, ये दिखाई देती है। तो ऑस्टिन की बात को इस तरह सोचे तो अधिकार की पूरी संकल्पना ही बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी ऑस्टिन की आलोचना भले ही आप कर लें, लेकिन अधिकार की ठीक है एक दशा, निश्चित रूप से अधिकार एक शक्ति है, अधिकार एक ताकत है, लेकिन वो सिर्फ ताकत है ऐसा नहीं। ठीक है, लेकिन इस ताकत से परिचित कराने के दृष्टिकोण से देखें तो ऑस्टिन का योगदान भी मूल्यवान है अधिकार की अवधारणा को समझने में, और इसमें बचाव भी ऑस्टिन का हो सकता है कि वह ऑस्टिन ने यह भी कहा है कि अधिकार का हकदार ठीक है उसको होना चाहिए जो कुछ करने या न करने के लिए विवश करने का अधिकारी है, क्योंकि कैदी इसके पास कोई हकदारी नहीं होती, ये स्वयं जेल में पड़ा होता है, इसलिए इसके पास अधिकार होने की बात ही नहीं है।
लेकिन फिर भी ये आलोचना मतलब ये बातें सिर्फ तर्क के लिए हो सकती हैं, बाकी ऑस्टिन की फजीयत ये तो हो ही जाती है इस उदाहरण में। लेकिन इसके बाद भी ऑस्टिन ने शक्ति के रूप में अधिकार को मान्यता ये दी। अगले विचारक हालैंड आते हैं, ठीक है, और हालैंड परिभाषित करेंगे विधिक अधिकार को। तो हालैंड ये भी विधिक अधिकार को परिभाषित कर रहा है, और हालैंड विधिक अधिकार को परिभाषित करते हुए ऑस्टिन और बेंथम से एक कदम और आगे जाता है। वो कहता है राज्य की अनुमति और सहयोग से, राज्य की अनुमति और सहयोग, बस दो चीजें वो और जोड़ देता है, और कुछ करना ही नहीं है। बड़ा आपको दिक्कत होती है, हमें भी हुई थी, एलएलबी में होती ही दिक्कत है, क्योंकि दुर्भाग्य है कि ठीक से पढ़ना यह सिखाया ही नहीं जाता। वही बात कि हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते थे बचपन में, उन्हें कहते है, टी है, तो है, और जाने क्या तू तड़ाक जब आ जाए तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये कोई तरीका है? ठीक है, यानी घोर भूतकाल को, घोर भूतकाल, वो भी स्पीकर की नजर में अगर वर्तमान है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हो जाएगा। कहते हैं लॉर्ड रामा सेज, लॉर्ड रामा को हुए तो 4000 साल, 17-18 साल हो गए। वो सेज कहता है, क्यों लॉर्ड रामा ने जो कुछ कहा उसका प्रभाव आज भी वक्ता की नजर में जीवंत है। तो ते है, ती है, तो है, तू तड़ाक, ये सब क्या बता दिया? सीधी बात है, हैबिचुअल एक्शन हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। सूत्र की बात ना बताना, फॉर्मूला बेस पढ़ाई ये नहीं होती, हमें बड़ी कठिन लगती थी, करना ही कुछ नहीं। बेंथम की डेफिनेशन यादें नहीं करनी लाभ है, ऑस्टिन की डेफिनेशन यादें नहीं करनी क्षमता है। हालैंड कहता है कि क्या है, राज्य की अनुमति और सहयोग, इससे जब एक व्यक्ति दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता यह अर्जित कर ले तो यह कहा जाता है कि यह व्यक्ति जिसे राज्य की अनुमति और सहयोग से इस प्रकार की क्षमता हासिल हुई है, यह अधिकार रखता है, यह कहा जाता है। अब देखें, जूरिस्प्रूडेंस वो अधिकार को परिभाषित कर रहा है, अधिकारों के प्रकारों से उसका कोई ताल्लुक नहीं, और इसीलिए यह बहुत शानदार चीज है। अधिकार के प्रकार ये तो स्थूल चीज है, ये तो फिजिकल चीज है, ये तो बच्चों को समझ में आ जाएगी। स्वयं अधिकार क्या है, इस बात पर बात जूरिस्प्रूडेंस में होती है, इसीलिए इसे बुद्धिमानों का विषय कहा जाता है, इसे आई ऑफ द लॉ यह कहा जाता है। आंखें देखती हैं, ठीक है, तो यह देख रहा है कि अधिकार क्या है। कहता है हालैंड, राज्य की अनुमति और सहयोग, दो चीजें जुड़ गई, अनुमति और सहयोग। इसके कारण से, इसका मतलब विधि के बल से, इसका मतलब तो यह निकला शारीरिक ताकत से नहीं, मसल पावर से नहीं, राज्य की अनुमति और सहयोग से, ठीक है ना। जब आप दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर लें तब आप में अधिकार है। अगर राज्य की अनुमति और सहयोग के बिना आप दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जेल जाएंगे, फिर तो आप गैंगस्टर हैं, फिर तो आप, ठीक है, दाऊद इब्राहिम के गिरोह के मेंबर हैं, ठीक है। आप दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता किससे प्राप्त करेंगे जो आप अधिकारवान कहलाए? राज्य की अनुमति और सहयोग से। इसलिए राज्य की अनुमति और सहयोग इसे अलग नहीं कर सकते, यानी शारीरिक बल की बात नहीं हो रही, मसल पावर की बात नहीं हो रही, जिस बल की बात हो रही है वह विधिक बल है, राज्य की अनुमति और सहयोग से। जब दूसरे
के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता। यानी इसका मतलब दूसरा अगर आपके प्राधिकार का सम्मान न करे जो आपको राज्य की अनुमति और सहयोग से प्राप्त हुआ है, तो आपको प्रवर्तन कराने का हक ये भी होगा। इसके मतलब उपचार प्राप्त करने का अधिकार, ये भी हॉलैंड की जो अधिकार की संकल्पना है, इसका आवश्यक तत्व तो निकलकर सामने आ गया। और राज्य की अनुमति और सहयोग से उस व्यक्ति को दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता है। इसका मतलब हॉलैंड यह कहना चाहता है कि अगर वो व्यक्ति जो आपकी इस प्रकार की क्षमता के अधीन है, वो आपके प्राधिकार का सम्मान नहीं कर रहा है, तो फिर आपको राज्य की अनुमति यानी और राज्य का सहयोग, तो राज्य का सहयोग लेकर उसे विमर्श कर देने का हक यह भी अधिकार के अधिकारी के नाते प्राप्त रहेगा। इसका मतलब आप ही को रहेगा ना। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस कॉन्सेप्शन के खिलाफ है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो नहीं लाता, ठीक है, जिसे राज्य की अनुमति और सहयोग, ठीक है, यह प्राप्त है किसी क्षमता को प्राप्त करने के लिए, वो नहीं लाता, कोई और ले आता उसकी जगह। जबकि हॉलैंड की डेफिनेशन से यह लगता है कि राज्य की अनुमति और सहयोग, इससे कोई व्यक्ति अगर किसी के अधिकारों पर नियंत्रण करने की क्षमता यह रख रहा है तो वो अधिकारी है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वो इसके अधिकार को मान्यता न दे तो राज्य के सहयोग से वो स्वयं अपने इस अधिकार का सम्मान करवाए। जबकि आज की डेट पर इसके अलावा भी लोग अधिकार का सम्मान करा लेते हैं और फिर भी अधिकारी जो सम्मान करा लेते हैं उन्हें नहीं, उसी को मानते हैं जिनके अधिकार का सम्मान कराया जाता है। तो हॉलैंड के दृष्टिकोण में यह कमी दिखाई देती है। अन्यथा अधिकार कर्तव्य का सहवर्ती मॉडल ऑस्टिन और बेंथम की तरह हॉलैंड ने भी स्वीकारा है। और आज्ञापकता प्रवर्तनीय था और राज्य यह आवश्यक स्थिति अधिकारों की उत्पत्ति के लिए हॉलैंड ने भी मानी है। ग्रे, ये सारे एनालिटिकल विचारक हैं, ये सारे एनालिटिकल हैं। हमने कहा था वस्तुओं के विश्लेषण के प्रति दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक विश्लेषणात्मक एनालिटिकल अप्रोच है। वकील कौन जो काले कपड़े पहनता है, वकील कौन जिसने एलएलबी की है, वकील कौन जिसने रजिस्ट्रेशन हासिल किया है। लेकिन क्या जिसने रजिस्ट्रेशन हासिल किया है, जिसने काले कपड़े पहने हैं, वे सारे वकील हैं? ये स्कैंडिनेवियन अप्रोच है जो तत्व की मीमांसा करती है। वकालत यानी एक तत्व, यह तत्व मीमांसी मेटाफिजिकल अप्रोच ये कहलाती है। ये मेटाफिजिकल अप्रोच है, वो एनालिटिकल अप्रोच है। ये सारे के सारे एनालिटिकल अप्रोच के हैं। बेंथम हो, ऑस्टिन हो, हॉलैंड हो, ग्रे हो। ग्रे कहते हैं कि विधिक अधिकार क्या है। ग्रे कहते हैं जब एक या एक से अधिक लोग, ठीक है, किसी दूसरे की इस क्षमता के अधीन कर दिए जाते हैं, ठीक है, कि वे एक या एक से अधिक लोग, ठीक है, उनके कार्यों पर उन दूसरे लोगों का, उन दूसरे क्षमतावान लोगों का नियंत्रण स्थापित हो जाए, तो दूसरे अधिकार संपन्न है, यह कहा जाता है। यानी बेंथम ने लाभ इस रूप में अधिकार की व्याख्या की है। ऑस्टिन ने शक्ति, कैपेसिटी, क्षमता इस रूप में अधिकार की व्याख्या की। हॉलैंड ने राज्य की अनुमति और सहयोग से प्रदत्त क्षमता इस रूप में अधिकार की व्याख्या की। और ग्रे कहते हैं कि जब एक या एक से अधिक लोग, ठीक है, इस क्षमता से संपन्न हो जाते हैं कि अपने हित के संरक्षण के लिए वे दूसरे या दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति पर या दूसरे एक या अधिक लोगों पर नियंत्रण स्थापित करने उनके कार्यों पर, तो ये पहले लोग अधिकार संपन्न कहलाते हैं।
यानी ग्रे भी क्षमता के रूप में अधिकार को परिभाषित कर रहा है। ठीक है ना? ग्रे भी क्षमता के रूप में और ऑस्टिन भी क्षमता के रूप में, लेकिन ऑस्टिन और ग्रे की क्षमता में फर्क है। ग्रे की जो क्षमता है, यह उस क्षमता की बात है जो क्षमता आपको अधिकार के संरक्षण के लिए प्राप्त होती है। यानी एक यह है कि मेरी संपत्ति कोई नहीं लेगा, और एक कि अगर संपत्ति लेगा तो हम मुकदमा लिखाएंगे। तो यह हित को संरक्षित करने के लिए जो क्षमता है, इसके रूप में अधिकार की व्याख्या यह ग्रे ने की है। ठीक है ना? और ऑस्टिन उस क्षमता की बात कर रहे हैं जो सबस्टेंटिव लॉ क्षमता देता है, सारभूत विधि और प्रक्रिया विधि। ग्रे प्रक्रिया विधि द्वारा प्रदत्त जो क्षमता है, यानी हित को संरक्षित करने के लिए जो क्षमता दी जाती है, उसे अधिकार मान रहे हैं, और ऑस्टिन सबस्टेंटिव लॉ की क्षमता को अधिकार ये मान रहे हैं। ग्रे भी क्षमता को ही अधिकार मान रहे हैं। ठीक है? और प्रोसीजरल लॉ द्वारा जो क्षमता दी जाती है वो हमेशा कैसी होती है? उपचार, हित की संरक्षा के लिए दी जाती है। ग्रे दूसरे ढंग की क्षमता की बात कर रहे हैं, हालैंड अलग बात कर रहे हैं, ऑस्टिन अलग बात कर रहे हैं, बेंथम अलग बात कर रहे हैं। ये सारे एनालिटिकल विचारक हैं। अब दूसरे ढंग के विचारक हमारे सामने आएंगे, इयरिंग, बकलैंड, एलन, सामंड, ये आएंगे हमारे सामने, और ये भी अधिकारों की अवधारणा आपके सामने रखेंगे अपनी अपनी। इयरिंग यूं तो समाजशास्त्रीय विचारक है, लेकिन समाजशास्त्रियों में यह प्रमाणवादी कहलाता है। क्यों कहलाता है? जब इयरिंग की विचारधारा को देखेंगे तब देखेंगे, लेकिन आप एक मोटी बात याद करेंगे, यह भी खूब पूछा जाता है कि समाजशास्त्रियों में प्रमाणवादी कौन कहलाता है। तो समाजशास्त्रियों में, सोशलॉजिकलों में एनालिटिकल इयरिंग कहलाता है। क्यों कहलाता है, कैसे कहलाता है? इयरिंग, बकलैंड, सामंड और एलन ये अधिकार की अवधारणा के विषय पर क्या कहते हैं और अधिकार की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या हैं, इन पर चर्चा हम लोग अगली क्लास में यानी कल करेंगे। देखें।